नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी के MCQ में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराया था पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है, जिसमें ये आपका ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको ध्यान दीजिएगा, जितने भी यूपी SSSC में कंप्यूटर के जो भी नए चैप्टर जुड़े हुए हैं उन सभी कंप्यूटर के सभी चैप्टर का MCQ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा विथ डिटेल की जानकारी के साथ। देख लीजिएगा, जब भी पेपर होगा, पेपर होने के बाद अगर आप मिलाएंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन भले ही ना मैच करें, लेकिन उन सब टॉपिक्स पे जो भी चीज़ें हैं, एक एक वर्ड जो है कहाँ पे यूज होता है, उस वर्ड का मतलब क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इससे बाहर नहीं जाएगा, जो कि टोटल निचोड़ यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन है 52, IoT आर्किटेक्चर में परसेप्शन लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो परसेप्शन लेयर का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी में, ध्यान दीजिएगा, डेटा संग्रह करना और सेंसरिंग करना। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी डिटेल के बारे में डिटेल देखें तो डिटेल क्या है, परसेप्शन लेयर जो होता है कार्य सेंसर करता है और डिवाइसेस के माध्यम से डेटा को एकत्र करने का काम करता है। तो ये है परसेप्शन लेयर। ठीक है, अब देख लीजिए इसी में परसेप्शन लेयर क्या है। अगर ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा तो आप नहीं बता पाएंगे कि क्या होता है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखे रहेंगे कि एक एक वर्ड उसका मीन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो आप वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, IoT में एज कंप्यूटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। एज कंप्यूटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है डेटा को डिवाइस के पास ही प्रोसेस करने के लिए। अगला है नेटवर्क लेटेंसी को कम करने के लिए। सी है क्लाउड सर्वर पर लोड घटाने के लिए। और डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद डिटेल में चले तो एज कंप्यूटिंग का उपयोग डेटा के स्रोत के पास ही प्रोसेस करने, नेटवर्क लेटेंसी को कम करने और क्लाउड सर्वर पर लोड कम करने के लिए किया जाता है। तो एज कंप्यूटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। IoT डिवाइस को कनेक्ट करना और डेटा प्रोसेसिंग करना, केवल डिवाइस को मॉनिटरिंग करना। मैंने बताया था केवल शब्द गलत होता है, निगेटिव है। सी वाला है सिर्फ डेटा स्टोरेज प्रदान करना। और डी वाला है IoT नेटवर्क को धीमा करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द IoT डिवाइस को कनेक्ट करना और डेटा प्रोसेसिंग को करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकप्रिय IoT प्लेटफॉर्म हैं। तो AWS IoT कोर, गूगल क्लाउड IoT, माइक्रोसॉफ्ट एजूरे IoT और IBM वाटसन IoT। तो ये सभी हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो डिवाइसेस हैं, इसकी व्याख्या देखें तो देखिए इसके ये सब जो अभी दिखाए गए थे, AWS IoT कोर, गूगल क्लाउड IoT, माइक्रोसॉफ्ट एजूरे और IBM वाटसन, सभी प्रमुख IoT प्लेटफॉर्म हैं जो IoT एप्लीकेशन की सेवाओं प्रदान करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में क्या है फॉग कंप्यूटिंग किस लिए उपयोग किया जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग को नेटवर्क के एज के करीब लाने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग को तेज करने के लिए, ठीक है, केवल डेटा प्रोसेसिंग क्या है, केवल सेंसर डेटा संग्रहित करने के लिए और नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, डेटा प्रोसेसिंग को नेटवर्क एज के करीब लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए इसमें क्या होता है। अगर व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या है, फॉग कंप्यूटिंग का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग को IoT डिवाइस के करीब लाने के लिए किया जाता है, जिससे नेटवर्क ट्रैफिक कम होता है और प्रतिक्रिया समय तेज़ होता है। तो क्या करेंगे, नेटवर्क ट्रैफिक देखा, मेन सेंसर इसका क्या हो जाएगा, जिससे नेटवर्क ट्रैफिक कम करना और प्रतिक्रिया जो समय है
वो तेज करना होता है, ठीक है ना, मेन वो याद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, आईओटी आर्किटेक्चर में नेटवर्क लेयर का कार्य क्या होता है। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है वो देखिए। तो डेटा का ट्रांसमिशन, ठीक है, डेटा का संग्रह और डेटा की प्रोसेसिंग और डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर जो है, नेटवर्क लेयर का काम होता है डेटा का ट्रांसमिशन करना, ठीक है। अगर व्याख्या देखें तो नेटवर्क लेयर आईओटी डिवाइस से छोटा आईओटी डिवाइस से डेटा को क्लाउड या अन्य नेटवर्क डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी आईओटी जो है संचार प्रोटोकॉल है। तो अभी आपने देखा ही था, MQTT होता है, कोप होता है, AMQP होता है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी जो है आईओटी प्रोटोकॉल में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन लेयर का काम क्या हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। सभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आंसर पढ़ रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम होता है उपयोगकर्ता, देखो एप्लीकेशन मतलब उपयोगी होता है ना। इससे आपको इसी वर्ड से ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करना, ठीक है ना, एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, कह रहा है कि आईओटी में डिजिटल ट्विन तकनीकी का काम क्या होता है। डिजिटल ट्विन तकनीकी का काम क्या होता है, किसी भौतिक डिवाइस या सिस्टम का वर्चुअल मॉडल बनाने के लिए, आईओटी नेटवर्क को धीमा करने के लिए, केवल डेटा स्टोरेज करने के लिए, सेंसर डेटा को डिलीट करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भौतिक डिवाइस या सिस्टम का वर्चुअल मॉडल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है डिजिटल ट्विन। ट्विन का मतलब ये होता है दो तो इसका अगर हम व्याख्या देखें तो डिजिटल ट्विन तकनीकी आईओटी में किसी भौतिक डिवाइस या सिस्टम का वर्चुअल मॉडल बनाने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे क्या होता है कि रियल टाइम निगरानी और विश्लेषण किया जा सके, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईओटी नेटवर्किंग और संचार प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये भाग 7 है जिसमें हम आईओटी नेटवर्किंग और संचार प्रोटोकॉल के MCQ 61 से 70 तक देखेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी नेटवर्किंग क्वेश्चन नंबर 61 पे चले तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो क्या करता है कि कम पावर लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो कम पावर लगेगा और लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो वाईफाई है, जिगबी है, LoRaWAN है, ठीक है ना, और ब्लूटूथ है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, जो कम पावर कह रहा है लॉन्ग रेंज, ठीक है ना, कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, LoRaWAN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है जो एक लो पावर लॉन्ग रेंज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो आईओटी डिवाइसेस की बड़ी दूरी तक कनेक्ट करने में मदद करता है। बात करें जिग्बी प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस प्रकार के आईओटी एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। जिग्बी प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस प्रकार के आईओटी एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। तो इसका है स्मार्ट होम और होम ऑटोमेशन के लिए, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले में भी हमने रिपीट की, शायद रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम नहीं रिपीट होगा लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन था। जिग्बी के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही जानकारी थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। जिग्बी एक लो पावर शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो स्मार्ट होम और होम ऑटोमेशन सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ब्लूटूथ से अधिक दूरी पर काम करता है। ब्लूटूथ से अधिक दूरी, ठीक है ना। ये वाईफाई हो गया, LoRaWAN हो गया, जिग्बी हो गया। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ब्लूटूथ थोड़े कम दूरी के लिए होता है, ठीक है ना।
जो कि क्या होता है, डेटा शेयरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो उससे ज़्यादा दूरी के लिए तो वाईफाई हो गया, LoRaWAN हो गया और ZigBee हो गया, उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MQTT प्रोटोकॉल IoT में किस लिए उपयोग किया जाता है? तो डिवाइस के बीच संदेश का आदान प्रदान करना, डेटा स्टोरेज, क्लाउड प्रोसेसिंग, क्या है, केबल नेटवर्क कनेक्टिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। जो MQTT प्रोटोकॉल है, डिवाइस के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना होता है। अगर इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो मैसेज, देखो इसका अगर फुल फॉर्म पता है तो वहीं से आंसर हो जाएगा इसका। मैसेज ट्वेनिंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट एक लाइट वेट IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो मशीन टू मशीन, ठीक है, संचार के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65, निम्नलिखित में से कौन सा IoT संचार प्रोटोकॉल पब्लिश सब्सक्राइबर, ठीक है ना, सब्सक्राइब मॉडल पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा IoT संचार प्रोटोकॉल पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर आधारित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा MQTT, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। एक पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर काम करता है जिसमें एक ब्रोकरेर डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसमिशन को मैनेज करता है। ठीक है ना। अब चलते हैं कोप, मतलब कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस प्रकार के नेटवर्क में उपयोग किया जाता है? तो IoT और लो पावर नेटवर्क के लिए, हाई स्पीड डेटा सेंटर के लिए हो जाएगा, मोबाइल नेटवर्क के लिए हो जाएगा, केबल लैन नेटवर्क के लिए हो जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है IoT और लो पावर नेटवर्क के लिए। ठीक है ना। तो जो कोप होता है, ठीक है, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? IoT और लो पावर नेटवर्क के लिए। लो पावर नेटवर्क के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा IoT संचार प्रोटोकॉल है जो RESTUFU, ठीक है ना, रेस्टफुल आर्किटेक्चर का उपयोग करता है? ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा B एंड C, कोप और HTTP। ठीक है ना। HTTP आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और कोप क्या हो जाएगा? कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये दोनों का उपयोग करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, B और C दोनों। ठीक है। देखिए, रेस्टफुल आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं जिससे वे IoT सिस्टम में डेटा एक्सचेंज के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयुक्त बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 68 पे। LPWAN, ठीक है ना, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका क्या हो जाएगा? सिस्टम में थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर, LPWAN लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क तकनीकी जिसके लिए, ठीक है, किसके लिए उपयुक्त है? तो हाई बैंडविड्थ ट्रांसमिशन के लिए, लंबी दूरी तक कम ऊर्जा में डेटा भेजने के लिए, केबल वायर्ड कनेक्शन के लिए। तो जिसका आंसर हो जाएगा भाई लोग, इसका हो जाएगा लंबी दूरी को तक कम ऊर्जा में डेटा को भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखें तो LPWAN, ठीक है ना, LPWAN क्या है? तकनीकी लंबी दूरी तक डेटा ट्रांसमिशन के लिए कम ऊर्जा की खपत करने वाले IoT एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। 69 की बात करें, 69 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा IoT नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो IEEE 802.15.4 ये जो मानक है पर आधारित होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ZigBee। ZigBee का प्रयोग आप जानते हैं होम ऑटोमेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में या शायद 61 या 62 क्वेश्चन में था। ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसका याद रखिएगा, इस मॉडल पर जो मानक पर आधारित है इसका प्रयोग ZigBee में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा IoT प्रोटोकॉल डेटा को UDP, मतलब यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल के माध्यम से भेजता है? ठीक है ना। कौन सा IoT प्रोटोकॉल डेटा को UDP, मतलब यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल के माध्यम से भेजता है? तो इसका आंसर MQTT हो जाएगा, COAP, HTTP या LoRaWAN। ठीक है ना। LoRaWAN क्या है?
लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म आपको पता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोप का पता है। कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, MQTT क्या है, मैसेज क्यूइंग टेम्पलेरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अगर इसका आंसर जो देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कोप, ठीक है। बाकी जानकारी हम व्याख्या में देख लेंगे, ठीक है ना। जो इसका आंसर हो जाएगा कोप, ठीक है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। देखिए इसके बारे में देखेंगे क्या है। एक लाइट IoT प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए UDP का उपयोग करता है, जिससे कम पावर और लो लेटेंसी एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में जानकारी थी, पीछे वाले क्वेश्चन में ना, ठीक है। अब भाग 8, ये 70 क्वेश्चन हो गया। भाग 8 में देखिए क्या है, IoT सिक्योरिटी और प्राइवेसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो 10 क्वेश्चन होंगे 71 to 80, ठीक है। चलते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, IoT सिक्योरिटी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डेटा एन्क्रिप्शन, अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर अटैक, नेटवर्क बैंडविड्थ, IoT डिवाइस की कीमत। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर अटैक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्या होता है IoT सिक्योरिटी प्राइवेसी में, जो सबसे पहला क्वेश्चन है 71, सिक्योरिटी में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, डाटा को चुराने का ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर अटैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IoT डिवाइस में डेटा सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण है? डेटा को क्या कर रहा है, डेटा सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए है केवल पासवर्ड का उपयोग करना। केवल शब्द ही गलत होता है ना, बोला गया है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अगला है कि डेटा एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन। अगला है नेटवर्क स्पीड बढ़ाना और केवल फायरवॉल का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही बी, ठीक है। क्या बोला गया है, डेटा एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवश्यक ताकि देखो इसका अगर व्याख्या देखें तो डेटा एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन तकनीकें IoT सिक्योरिटी के लिए आवश्यक हैं, ताकि डेटा को सुरक्षित रखा जा सके और अनधिकृत एक्सेस को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73 में, IoT डिवाइस के लिए सबसे सुरक्षित ऑथेंटिकेशन तरीका कौन सा है? सबसे सुरक्षित ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना, केवल पासवर्ड गलत है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओपन नेटवर्क कनेक्शन और फ्री वाईफाई का उपयोग करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको सुरक्षित रहेगा, आपका डाटा सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसकी व्याख्या देखें तो क्या बोला गया है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन IoT डिवाइस को सुरक्षित बनाने के एक प्रभावी तरीका है, जिसमें पासवर्ड, बायोमेट्रिक या OTP जैसी एक से अधिक सिक्योरिटी लेयर शामिल होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। बोला गया है कि IoT में एंड टू एंड इनक्रिप्शन का क्या कार्य होता है ना। एंड टू एंड इनक्रिप्शन के बारे में हमने शायद पिछले वीडियो में इसकी जानकारी मिली थी। तो यहाँ पे जो आंसर है, केवल डेटा स्टोरेज बढ़ाने के लिए नहीं, डेटा ट्रांसमिशन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नेटवर्क स्पीड कम करने के लिए, IoT डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन का मतलब देखो, यहाँ नाम ही है एंड टू एंड, मतलब शुरू से अंत तक का हम इसमें क्या करते हैं, डाटा को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो डेटा ट्रांसमिशन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एंड टू एंड इनक्रिप्शन डेटा को एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस तक ट्रांसमिशन करते समय इनक्रिप्ट करता है, ठीक है ना, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। आगे चलते हैं, बॉटनेट अटैक IoT डिवाइस पर कैसे असर डालता है? तो ऑप्शन नंबर ए, IoT डिवाइस को DDoS अटैक में शामिल कर लेता है, नेटवर्क की स्पीड बढ़ा देता है, केवल IoT डिवाइस को अपडेट करता है और IoT डिवाइस को तेज़ी से चार्ज करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IoT डिवाइस को, ठीक है ना, DDoS अटैक ना, DDoS कह सकते हैं इसको, अटैक में शामिल करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसके बारे में अगर व्याख्या की बात करें तो बॉटनेट अटैक में हैकर्स क्या करते हैं, IoT डिवाइस को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें, DDoS का मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ द सर्विस, हमलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
76। आईओटी में फायरवॉल का क्या कार्य होता है? नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और अनधिकृत एक्सेस को रोकना। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आईओटी सिक्योरिटी के लिए सबसे प्रभावी प्रोटोकॉल कौन सा है? ठीक है ना, तो जो सबसे प्रभावी प्रोटोकॉल है उसका आंसर क्या हो जाएगा? TLS एक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टेलनेट। ठीक है ना, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा TLS, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। व्याख्या देखते हैं। TLS क्या है? एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो IoT नेटवर्क पर डेटा को सुरक्षित रूप से ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो IoT में जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे ऑप्शन नंबर बी से। हर डिवाइस और यूजर को पहले से मान्य करना आवश्यक है। ठीक है ना, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, नाम तो जीरो है। ठीक है, अगर इसके बारे में व्याख्या देखें तो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी एक आधुनिक सुरक्षा मॉडल है जिसमें किसी भी डिवाइस या यूज़र पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे प्रमाणित नहीं किया जाता। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 नंबर। IoT सिक्योरिटी में इंस्ट्रक्शन क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS का कार्य क्या है? ठीक है ना, तो नेटवर्क में अनधिकृत गतिविधियों की पहचान करना, नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, डेटा बैकअप करना और केवल IoT डिवाइस को जोड़ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, नेटवर्क में अनधिकृत गतिविधियों की पहचान करना। सिक्योरिटी की बात चल रही है तो यही सब बातें इसका आंसर हो जाएंगी। ठीक है ना, थोड़ी सी अगर आप स्टार्टिंग में जानकारी अगर प्राप्त कर ले तो सब क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। व्याख्या देखें तो IoT नेटवर्क में अनधिकृत एक्सेस और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, IDS का। चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है कि IoT नेटवर्क में सिक्योर बूट तकनीकी का क्या लाभ है? सिक्योर बूट तकनीकी का क्या लाभ है? तो इसका जो आंसर हो जाए, केवल IoT डिवाइस को जल्दी से चालू करने के लिए, डिवाइस पर केवल प्रमाणित फर्मवेयर को लोड करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चूँकि सिक्योर नाम ही है सिक्योर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस पर केवल प्रमाणित फर्मवेयर को लोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सिक्योर बूट का। ठीक है, अगर व्याख्या देखें तो सिक्योर बूट तकनीकी सुनिश्चित करती है कि IoT डिवाइस पर केवल प्रमाणित और सुरक्षित फर्मवेयर लोड किया जाए जिससे मेलवेयर के और साइबर हमलों को रोका जा सके। ठीक है।